हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपनी क्लास 8 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 है आपकी ये पॉलिटिकल साइंस की, और इसका आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा नाम है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर को अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, और 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर जो है ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप सीटेट जुलाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी मेन आपका सब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि एसएसटी में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ें। इन्होंने अपने सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है कि आप एनसीईआरटी को ज़रूर फोकस करें। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आप किसी खेल के बारे में जैसे आप बात करते हैं, जैसे कि फ़ुटबॉल हो गया। अब फुटबॉल का एक नियम होता है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी जो बॉल है उसको बाहर से नहीं छू सकता। मतलब फुटबॉल को आप हाथ से एक दूसरे को पास नहीं कर सकते, आपको पैर से ही खेलना होगा। तो जैसे कि एक दूसरे को हाथ से नहीं थमा सकते, तो ऐसे ही क्या होता है कि हर समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं, और उन्हीं समाज से जो है वो उसका समाज का स्वरूप पता चलता है। और एक समाज में और दूसरे समाज में आप फ़र्क पता कर पाते हो कि भाई ये समाज अलग है और ये समाज अलग है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर यूपी में अगर देखा जाए तो आपका करवा चौथ बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, अलग रिचुअल्स होते हैं। लेकिन जैसे ही आप गोरखपुर बिहार की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर छठ पूजा का विशेष महत्व है। मतलब वो इतनी बड़ी पूजा मानी जाती है, 2-3 दिन तक उसका फास्ट रखा जाता है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि आपको तभी तो पता चला कि भाई ये रिचुअल अलग है। अगर कोई नाक से ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाती हुई लेडी आपको दिख जाती है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये बिहार से संबंधित है और ये छठ पूजा हो रही है, इसलिए इन्होंने ऐसे किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आप एक समाज को दूसरे समाज से अलग पहचान पाते हैं। ठीक है, ये एक जरिया होता है। अब आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। मतलब जिस दस्तावेज में ऐसे नियम लिखे हुए मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। आप समझ गए कि संविधान किसे कहा जाता है। संविधान उसको कहा जाता है जो कि अलग अलग रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक रिटन फॉर्म में होते हैं, और उस पूरे जो एक दस्तावेज होता है जिसमें ये सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए थे उसको हम संविधान कहते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, आपने क्लास 6 और क्लास 7 में भी पढ़ा था, लेकिन इस क्लास 8 में पूरे में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया, किसने उसको लिखा। तो ये सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं ये सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम देखते हैं, बात करते हैं कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। ठीक है, हर किसी का एक अपना संविधान है। आमतौर पर लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा। लोकतांत्रिक देश आपको पता ही है जहाँ पर जनता की सरकार होती है, मतलब जनता एक अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो फिर जनता के लिए ही कार्य करता है। वो कौन सी सरकार होती है, वो होती है आपकी लोकतांत्रिक सरकार। दूसरी एक सरकार होती है आपकी राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है, राजतंत्रीय सरकार में राजा का राज चलता है, मतलब जो राजा फैसले लेते हैं वही आगे जनता को मानने होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत से देश ऐसे भी होते हैं कि उनके पास अपना संविधान है लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला क्या उद्देश्य हो गया, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ये एक दस्तावेज होता है, इस दस्तावेज में ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जिससे कोई एक जो नागरिक है वो जैसे कि सपना देना भाई मेरा देश ऐसा होना चाहिए। या हम अगर छोटे एग्जाम्पल पर भी देखें तो हम ये सोचते हैं कि आप कोई नया घर खरीदते हैं तो आप कितनी सारी चीज़ें, भाई मैं इस कलर के कर्टेन लगाऊंगा, इस कलर का मेरा फर्नीचर होगा, जो वॉल पेंटिंग मैं कराऊंगा
उसकी बालकनी में एक गार्डन बनाऊंगा। तो ये क्या करते हैं, एक आपके सपने हैं जिसको आप एक दस्तावेज में लिखते हैं। तो यही वो क्या है, यही एक देश के लिए है कि आप अपने देश के लिए जो जो सपने और इच्छाएं अपनी रखते हैं वो आप इसमें सूत्रबद्ध करते हैं, मतलब उनको एक जगह करते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं जिनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। ठीक है, अब दो समुदाय हैं, ठीक है, दो समुदाय हैं, कोई तो टॉपिक ऐसा है जिसमें दोनों एग्री करते हैं, दोनों की सहमति है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई ये अलग दिशा में जा रहे हैं, ये अलग दिशा में जा रहे हैं, इनका अलग ओपिनियन है, इनका अलग ओपिनियन है। ठीक है, तो ऐसे एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए ना वे केवल तय करते हैं कि सरकार किस तरीके की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनसे हमारा पूरे देश की रक्षा की जानी चाहिए। मतलब क्या होता है कि इस दस्तावेज में इस तरीके के रूल्स और नियम भी लिखे हुए होते हैं जिससे कि दोनों की सहमति की जा सके। जैसे कि हमने क्या बात करी कि नियम है, आदर्श है, जिनके बारे में संविधान में लिखा हुआ होता है, तो यही सारी चीज़ें फॉलो करी जाती है किसी भी एक देश के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में इस पूरे चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। इन बातों का क्या मतलब है ये समझने के लिए हम दो अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आंदोलन हो रहे हैं, यहाँ पर भी एक जन संघर्ष हो रहा है। अब दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। मतलब सवाल ये उठता है कि नेपाल में पहले से संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसका कारण ये था कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। राजतंत्र आप समझ गए, जहाँ पर राजा का शासन होता था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर ही आधारित था। मतलब उस राजा के सिद्धांत पर ही वो जो संविधान था वो आधारित था। और जब वो शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन चला रहे थे। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। मतलब 2006 में राजा की सत्ता खत्म करी गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। उस संविधान में वो सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए वो क्या चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे एक नया संविधान होना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह फुटबॉल खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल का भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था में 2002 में यानी 12 साल कायम रही थी। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरीके से अपने हाथों में ले ली थी। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी और ये जो आंदोलन था ये 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। और फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि उनको कब मिली थी ये सन 2015 में अपने देश के लिए एक उन्होंने नया संविधान अपनाया था। अब संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश की शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने
ये लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब लोकतंत्र में हम अपने नेता को खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में ही मिलता है। मतलब अब क्या है, ये चीज़ें भी संविधान में लिखी हुई है कि अगर कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए क्या क्या एक तरीके से रूल्स बनाए गए हैं। अब राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता था। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एक क्लास का मॉनिटर है, टीचर कुछ देर के लिए बाहर जाती हैं और वो क्लास मॉनिटर को कह के जाती हैं कि आप क्लास का ध्यान रखना। लेकिन एक लड़का है अनिल, जो वो क्या करता है, वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन ये जो मॉनिटर होता है ये उसको कहता है कि जब मैम आएंगी तो मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि तुम बहुत शोर मचा रहे थे और सबको परेशान कर रहे थे। तो अनिल ने कहा कि मैडम बोलती है कि तुम ऐसा कर रहे थे। उसने कहा नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। तो उसने उनकी बात ही नहीं सुनी और बोला कि छुट्टी के बाद तुम्हें रुकना पड़ेगा और 100 बार तुम लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन वो कहता ही रह जाता है कि मैम मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा था। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके हाथ में पावर है, जैसे कि इस मॉनिटर के हाथ में पावर थी तो इसने क्या करा, उसका दुरुपयोग किया। तो अगर कोई इस तरीके से दुरुपयोग करता है तो संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि उसके लिए क्या क्या कार्रवाई करी जाएगी। अब लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ये क्या है, हमारा एक समानता का अधिकार है जो कि एक मौलिक अधिकार है, जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी किसी भी जाति धर्म का है वो सभी उनके साथ ही समानता का व्यवहार किया जाएगा। अब एक और यहाँ पर है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। जैसे कि यहाँ पर एक बॉयज़ का ग्रुप है और एक हो गया गर्ल्स का ग्रुप। अब ये क्या कहते हैं, बॉयज़ कहते हैं कि हम तो भाई क्रिकेट खेलेंगे और गर्ल्स कहती हैं कि नहीं हम बास्केटबॉल खेलेंगे। लेकिन बॉयज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो क्या होता है, सब क्रिकेट खेलने के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। तो मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए जिससे कि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। ठीक है, इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। मतलब वो ये कि एक ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं, एक ग्रुप में कम लोग हैं, तो जिस ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं हमेशा उसकी ही सुनी जाएगी, इस ग्रुप के लोगों की नहीं सुनी जाएगी। अब बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। आप समझ गए, बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है। तो मतलब इस तरीके से इन लोगों को किसी भी चीज़ से वंचित ना किया जाए। अब अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब ये लोग ऐसा ना करें, इसके लिए भी संविधान का ये एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे आप अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, मतलब इंटर कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि एक कम्युनिटी है दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हावी हो रही है तो वो क्या हो गया, ये हो गया इंटर कम्युनिटी। और एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं। जैसे कि ये एक समुदाय है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप को दबा रहा है, तो वो क्या हो गई, वो हो गई इंट्रा कम्युनिटी। समझ में आ गया, इंटर हो गई दो ग्रुप्स में अलग अलग, एक समुदाय दूसरा समुदाय, एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबा रहा है तो वो हो गई इंटर कम्युनिटी। और एक ही कम्युनिटी के लोग हैं बहुत सारे और कुछ लोग मिलके दूसरे लोगों को दबा रहे हैं, वो हो गई इंट्रा कम्युनिटी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब चलो आगे देखते हैं संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, भाई हम खुद को कैसे बचाएंगे। असल में इसका मतलब यही कि कई बार हम खुद
किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि ये कहती है, बहुत दुविधा में होती है कि ये टीवी सीरियल मेरा फेवरेट आ रहा है लेकिन कल मेरा एग्जाम भी है तो मुझे पढ़ना भी है। तो वो पूछती है कि भाई आपको क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों? तो कहती है कि मेरा फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है और लेकिन कल मेरा एग्जाम भी है। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप भी ये चीज़ ना देखें तो मेरा मन भी नहीं करेगा ये देखने के लिए। तो जब वो कल वो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में बैठती है तो वो कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने वो टीवी सीरियल नहीं देखा, ये जो 2 चैप्टर मैंने रिवाइज़ करे हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। और संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें हमारे देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस ही नहीं कर पातेंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को ही तहस नहस कर देगा। क्या होता है, लोग इमोशंस में आ जाते हैं, इमोशंस में आकर वो गलत निर्णय ले लेते हैं। तो इसलिए यह है कि लोगों को बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब जैसे कि आपने इसी चर्चा में देख ही लिया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें। इस बात को समझें कि जो मतलब जितने भी ये नियम हैं उनको किस तरीके से अपनाया जा सकता है। अब जैसे कि बात करते हैं भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरीके का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्होंने जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उनके खुद नहीं बनाए हुए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक ही वश का नहीं था कि कोई एक जना जाए और ये सबको डिसाइड कर ले। आप घर के कोई डिसीजन लेने लगो तो एक अकेला आदमी नहीं ले सकता। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था। 1946 में गठन की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही थी। ये कोई एक दिन में काम नहीं हुआ था, ये बहुत लंबा समय इसमें लगा था और बहुत सारे लोगों की इसमें साझेदारी थी। अब ये आप इनको संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश जो था वो बहुत ही उथल पुथल से गुजर रहा था। उस टाइम में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की भी बात चल रही थी। कुछ रियायतें थी जो यही नहीं तय कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, उनको किधर जाना है। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये बहुत सारे मुद्दे थे जिसे उनको बहुत ही ध्यान में रखना था और इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आगे इसमें आप समझेंगे कि विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधि से संबंधित चिंताओं को लगातार ध्यान में रखी और इस दस्तावेज को लिखते वाले जूझ रहे थे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका उनको बहुत ही सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारी चिंताएं थी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये होता है संघवाद, फेडरलिज्म। ये है आपका इम्पोर्टेंट भी हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। फेडरलिज्म का मीनिंग पूछ लेता है। इसका मतलब ये है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है जो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही देश के फैसले ना लें।
ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं थोड़े से लोग वही पूरे देश के डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके। अब भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने की स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों में सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। जो भी केंद्र सरकार बनाती है वो सभी राज्य सरकार मानती है, ठीक है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, ठीक है। जैसे कि राज्य स्तर हो गया आपका, राज्य स्तर की जो सरकार है वो क्या क्या कानून बना सकती है, और जो केंद्र वाली है वो क्या क्या नियम कानून बना सकती है, ये सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। अब यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है, ठीक है। अगर राज्य स्तर पर कोई काम किया जा रहा है तो ये अपने पैसे का इंतजाम कैसे करेगी, और केंद्र का अगर कोई सवाल है तो केंद्र स्तर पर पैसे का इंतजाम कैसे किया जाएगा। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आता है वो आता है संसदीय शासन पद्धति। अब ये क्या है, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। आपने जैसे कि उसमें कांता की स्टोरी पढ़ी थी क्लास 7th में। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्र संघर्ष के भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग, औरत, मर्द में फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होगी, मतलब हर किसी को वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, इसका भी अधिकार है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसे भी हो। पृष्ठभूमि मतलब वो चाहे किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, लेकिन उसको भी चुनाव लड़ वो सकता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि शक्तियों का बंटवारा। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका में क्या होता है, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। अब न्यायालयों को व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप जो कमिंग चैप्टर्स हैं इनमें आप डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। अब सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों के बीच का संतुलन बना रहता है। जैसे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये हो गई विधायिका, ये हो गई आपकी कार्यपालिका और ये हो गया आपकी न्यायपालिका। तीनों में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रविदों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा किया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाती हैं। मतलब राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है इस तरीके के संविधान में। जैसे कि मौलिक अधिकार में आपका आ जाता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। ये सारे आपके मौलिक अधिकार में आते हैं। अब मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी होता है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय जनता राज्य की जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप से हमारे सामने रखे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो एक पॉइंट और आता है धर्मनिरपेक्षता, इससे इस पैराग्राफ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में ये 2 पैराग्राफ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। मतलब अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय करता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। मतलब
जैसे ही फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है, जैसा कि हम नेपाल में देख चुके हैं। अब यहाँ क्या होता है कि हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन आप ज़्यादा फिक्र ना करें, आगे जो कमिंग चैप्टर्स आएंगे उनमें आप ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ लेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे बहुत ही ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी करें जो लोग SST की